brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्या एक सीनियर आईपीएस पुलिस अफसर को थाने के कैंपस के अंदर मंदिर में जाने से रोका जा सकता है? क्या एक सीनियर आईपीएस अफसर जिसकी छुट्टियां बाकी हैं और कोई इमरजेंसी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पिता बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आखिरी वक्त में बाप की इस बीमारी में अपने बाप की देखभाल के लिए या आखिरी बार देखने के लिए जाने की छुट्टी न देना, ये कहाँ का इंसाफ है? एक पुलिस अफसर जो सीनियर आईपीएस है, उसे बार बार उसकी जाति को लेकर तंग करना, परेशान करना, बेइज्जत करना, अगर पुलिस फोर्स में भी ये सब कुछ होगा तो फिर समाज का क्या होगा? एक आईएएस अफसर जो आईपीएस से भी ऊंचा रैंक होता हमारे यूपीएससी के हिसाब से, जिसका पति आईपीएस है, वो आईपीएस अफसर लेडी अपने पति की मौत के बाद एक पुलिस स्टेशन में जाती है और एक रिपोर्ट लिखाती है और कहती है कि मैंने जीते जी देखा कि मेरे पति को किस तरीके से सताया गया, किस तरीके से शर्मिंदा किया गया, उन्हें बेइज्जत किया गया, और कैसे आखिर में उनके पूरे कैरेक्टर का असैसिनेशन करने की साजिश रची गई, और जिसमें खुद हरियाणा स्टेट के सबसे टॉप के पुलिस अफसर डीजीपी वो शामिल है। तो फिर क्या कीजिएगा? एक सीनियर आईपीएस अफसर का एक जूनियर एक एफआईआर लिखता है। जब आईपीएस अफसर को पता चलता है, वो एसपी को फोन करता है, एसपी फोन नहीं उठाता, डीजीपी साहब को फोन करता है, डीजीपी साहब टाल देते हैं, और इसके बाद वो सीनियर आईपीएस अफसर 8 पन्नों का एक नोट लिखता है, आखिरी खत, अपने सारे डिपार्टमेंट के लोगों के नाम और 15 आईपीएस और आईएएस अफसरों के नाम जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। और इस आखिरी नोट, अपनी ज़िंदगी का जो 8 पन्नों का लिखा, उसका हेडलाइन दिया ऊपर, फाइनल नोट। आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने घर में जब खुद को गोली मारी तो 8 पन्नों का ये नोट मिला था, फाइनल नोट, जो हाथ का लिखा हुआ नहीं था बल्कि टाइप किया गया था, और सबसे ऊपर लिखा था फाइनल नोट, और आखिर में फिर उन्होंने अपने दस्तखत किए और तारीख लिखी 7 अक्टूबर। पूरा नोट टाइप था और जो दस्तखत थे वो ग्रीन रंग के पेन से किए गए थे। इस नोट में, फाइनल नोट में, कुल 15 आईपीएस और आईएएस अफसरों के नाम हैं, और ये वो 15 आईएएस और आईपीएस अफसर हैं जिन्हें पूरन कुमार ने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस फाइनल नोट के अलावा उनकी वाइफ ने कल चंडीगढ़ के सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दी और कहा एक एफआईआर दर्ज कीजिए। और इस एफआईआर में जो कंप्लेंट दिया है उसमें यह है कि जो हरियाणा के टॉप पुलिस अफसर हैं डीजीपी शत्रुजीत सिंह, उन्हें अरेस्ट किया जाए, और साथ ही रोहतक के एसपी को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने उनके पति को झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची और जो पूरन कुमार की मौत की वजह बनी। 2 दिनों से, बल्कि कल आपको कहानी में बताई थी कि कुछ आईपीएस और आईएएस अफसरों के नाम हैं। अब वो पूरा नोट है हमारे पास, फाइनल नोट 8 पन्नों का, और साथ में 9वां पन्ना जिसमें वसीयत है, विल लिखा है आईपीएस पूरन कुमार ने, और उनकी वाइफ ने जो पुलिस स्टेशन 11 चंडीगढ़ में कंप्लेंट दी है एसएचओ के नाम, उसकी भी कॉपी है। इन दोनों 8 पन्नों के फाइनल नोट और इस कंप्लेंट की कॉपी को पढ़ने के बाद पूरी कहानी बड़ी आसानी से साफ हो जाती है। हालांकि आधी तस्वीर कल मैंने आपको पेश कर दी थी, लेकिन आज की कहानी की शुरुआत करता हूं उन 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों से जिनके नाम
फाइनल नोट में मरने से पहले वाई पूरन कुमार ने लिखे। ये 15 नाम है। अनुराग रस्तोगी, इस वक्त ये चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा के। चीफ सेक्रेटरी किसी स्टेट में या गवर्नमेंट में या सेंटर में एक वो पोस्ट होता है जो पूरे ब्यूरोक्रेसी का बॉस होता है। जैसे चीफ मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर हो गए, सारे तो हो गए, लेकिन असल में जो पावरफुल पोस्ट होता है सरकारी, वो होता है चीफ सेक्रेटरी का। ये कोई आईएएस अफसर बनता है। चीफ सेक्रेटरी का मतलब ये कि जितने भी ऑर्डर उस स्टेट में और अगर देश में है कैबिनेट सेक्रेटरी, तो फिर पूरे देश पे एक तरह से उसी की सिग्नेचर सारे आईएएस अफसर को मानना पड़ेगा। तो जो हरियाणा के सबसे बड़े सरकारी अफसर चीफ सेक्रेटरी होते हैं। अनुराग रस्तोगी इस फाइनल नोट यानी मरने से पहले जो आखिरी नोट लिखा है पूरन कुमार ने, उनका नाम है कि वो इनकी मौत के लिए जिम्मेदार है। पहला अनुराग रस्तोगी, क्योंकि इन्होंने परेशान किया। दूसरा नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर हरियाणा के अभी डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, यानी हरियाणा पुलिस के टॉप बॉस। तो पहले टॉप सरकारी अफसर चीफ सेक्रेटरी, दूसरा नाम है टॉप पुलिस अफसर डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर। तीसरा नाम है टीवीएसएन प्रसाद, ये एक्स चीफ सेक्रेटरी हरियाणा है। चौथा नाम है राजीव अरोड़ा, ये भी एक्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा है। पांचवा नाम है मनोज यादव, ये एक्स डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा है। छठा नाम है पीके अग्रवाल, ये भी एक्स डीजीपी हरियाणा है। सातवां नाम है संदीप खिरवार, ये भी एक्स एडीजीपी हरियाणा है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आठवां नाम है अमिताभ ढिल्लो, ये अभी एडीजीपी हरियाणा है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नवां नाम है संजय कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा अभी करंटली। 10वां नाम है कला रामचंद्रन, ये चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। 11वां नाम है माटा रवि किरण, एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करनाल रेंज। 12वां नाम है सिबास कविराज, ये कमिश्नर पंचकुला है अभी। 13वां नाम है पंकज जैन, ये आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंबाला है। 14वां नंबर है कुलविंदर सिंह, ये आईजी मधुबन है। और 15वां नाम है नरेंद्र बिजारणिया। नरेंद्र बिजारणिया वही अफसर है जो रोहतक में 6 अक्टूबर को एफआईआर लिखी गई, उसको बारे में उसकी यही है कि ये मेन है वो जिन्होंने ये एफआईआर आनंद फानंद में लिखी और पूरन कुमार के एक स्टाफ पुलिस अफसर को, हेड कांस्टेबल सुशील कुमार को गिरफ्तार किया। तो नरेंद्र बिजारणिया इस वक्त एसपी रोहतक है। ये 15 नाम है जो उस फाइनल नोट में पूरन कुमार ने लिखा है। और इन 15 नामों में हरियाणा के टॉप डीजीपी और रोहतक के एसपी। अब अभी कुछ देर पहले ये खबर आई कि जब ये फाइनल नोट में जो नाम है उसमें डीजीपी और रोहतक का, क्योंकि सबसे करंट टाइमिंग के हिसाब से ही जुड़ रहा है, 29 सितंबर को ट्रांसफ़र होता है पूरन कुमार का और 6 अक्टूबर को रोहतक में ये एफआईआर दर्ज और उनके बल्कि उनके स्टाफ पुलिस वाले हेड कांस्टेबल सुशील की गिरफ्तारी। जब ये एफआईआर दर्ज हुई 6 अक्टूबर को, तो बाकायदा ये फाइनल नोट में है। तब पूरन कुमार ने डीजीपी को फ़ोन किया, डीजीपी ने टाल दिया। उन्होंने हरियाणा फिर पुलिस से जुड़े रोहतक के एसपी जो वहाँ पे नरेंद्र बिजारणिया को फ़ोन किया, क्योंकि इन्हीं रोहतक के सबसे बड़े अफसर यही है कि भैया एफआईआर दर्ज किया, बता दो तो कहानी क्या है। इन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, जबकि एसपी रोहतक पोस्ट में जूनियर है पूरन कुमार से, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्हें लग गया कि साजिश कुछ और है। और अब चूंकि नाम जिक्र भी है एफआईआर में कि भाई स्टाफ ने पैसे मांगे और किसके कहने पे मांगे, तो पूरन कुमार के, तो पूरन कुमार की बारी है, पूछताछ होगी, गिरफ्तारी होगी। और इसी वजह से, इसी खौफ बदनामी के डर से उन्होंने फाइनल नोट लिखा 8 पन्ने का। ये नोट उन्होंने 2 आईपीएस अफसरों को भेजा, एक अपनी वाइफ को भेजा और दोस्त को भेजा।
इसके अलावा यही नोट, फाइनल नोट, उन्होंने अपने लैपटॉप में टाइप करके रखा था। जो उनकी वाइफ जब जापान से लौटी तो वो भी उन्होंने पुलिस के हवाले किया। अब इन सभी के रोल क्या थे जो नाम लिखे, सभी के रोल अगर मैं बात करूं तो फिर इनकी सबकी कहानियां थोड़ी लंबी है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो इनका कहना है कि उन्हें परेशान करने की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब मनोज यादव हरियाणा के डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनका कहना है कि एक पुलिस कैंपस के अंदर एक मंदिर था और उस मंदिर में ये चले गए पूरन कुमार। वहाँ इसको इशू बना दिया गया। इशू ये कि पूरन कुमार एक दलित है और इस मंदिर में वो नहीं आ सकते। उन्होंने इसकी शिकायत की, ऊपर तक की कि ये तो पुलिस है, हर एक के लिए सब बराबर है, हमारे देश का संविधान भी ये कहता है। फिर ये कैसा भेदभाव है कि एक दलित होने की वजह से आप मुझे इस मंदिर में जाने का आपने इशू बना दिया। उन्होंने तब चीफ सेक्रेटरी से लेके डीजीपी से लेके हर एक को शिकायत भेजी, जिसमें पहली शिकायत थी मनोज यादव जो उस वक्त के डीजीपी थे, जाहिर सी बात उनके बॉस थे, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। बाद में वो इस मुद्दे को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे थे। ये सिर्फ एक कहानी थी। इसके अलावा जब ये मामला तूल पकड़ा तो फिर कई तरह से उनको परेशान करने की शुरुआत हो गई। उन्होंने कहा कि उनके फादर बहुत बीमार थे, डॉक्टरों ने लगभग जवाब दे दिया था, छुट्टियां उनकी बची हुई थी, लीव अप्रूव हो गई थी और उस वक्त हरियाणा में कोई लॉ एंड ऑर्डर का टेंशन नहीं था। वो जाकर अपने बीमार पिता को देखना चाहते थे। जो पूरन कुमार हैं, वाई पूरन कुमार, हरियाणा कैडर से हैं, 2001 बैच के आईपीएस अफसर, लेकिन ये इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो ये जाना चाहते थे, लेकिन इनके सीनियर अफसरों ने इनको छुट्टी देने से इनकार कर दिया बिना किसी सॉलिड रीज़न के, और ये आखिरी वक्त में अपने पिता से मिल ही नहीं पाए। इसको लेकर भी शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। अब जैसे अप्रेजल होता है, हम सभी की नौकरी में होता है, इनका भी अप्रेजल होना था, लेकिन इनके अप्रेजल में हमेशा ख़राब नोट लिख दिए गए। क्यों? क्योंकि ये इश्यूज़ को उठा रहे थे। सरकारी बंगले के जो हकदार थे, इनकी रैंक के हिसाब से वो नहीं दिए जा रहे थे, झूठ बोला जा रहा था, गाड़ी नहीं मिल रही थी उस हिसाब से, पोस्टिंग उस हिसाब से नहीं मिल रही थी। फिर जब 29 सितंबर को अचानक रोहतक के एडीजी रोहतक जोन के पोस्ट से हटाकर इनको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया, तब भी इन्होंने विरोध जताया और उसके बाद ये छुट्टी पे थे। 29 सितंबर को ट्रांसफ़र हुआ और 30 सितंबर से पूरन कुमार छुट्टी पर थे। उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया था पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, सुनरिया में, बल्कि चंडीगढ़ के अपने इसी घर में थे और इसी छुट्टी के दौरान 7 अक्टूबर को इनकी मौत हुई। अब जब इनकी वाइफ वापस लौटती हैं जापान से, लौटने के बाद इन्होंने सारी चीज़ें देखी, वो फाइनल नोट पढ़ा। इसके बाद ये चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन जाती हैं। अब ये याद रखिए कि खुद एक आईएएस अफसर है, हरियाणा सरकार में ऊंचे पद पर हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम कर रही हैं, तो सरकार के खिलाफ जाना अपने आप में बड़ा एक टेढ़ा काम होता है कि आप पंगा ले रहे हो अपनी बिरादरी से, आईएएस एंड आईपीएस लॉबी से। लेकिन यहाँ आईएएस अफसर होने के साथ साथ ये एक पत्नी थी, उस शख्स की पत्नी जिसने सिस्टम से हार कर अपनी जान दे दी। इसीलिए ये खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने कहा, इनकी एक लाइन है आखिरी जहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ, जो कंप्लेंट है उसकी कॉपी है ये, कि मैं एक ऐसे अफसर जिन्होंने हमेशा कानून के लिए अपनी निष्ठा दिखाई, अब मुझे उन्हीं संस्थाओं पर अपना भरोसा रखना होगा जिन संस्थाओं को मैंने और मेरे पति ने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल दिए। ये लाइन इसलिए है कि अब उसी संस्थान और उसी डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ ये कंप्लेंट करने के लिए जा रही हैं और अब इन्हें भरोसा करना होगा कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। पुलिस स्टेशन 11 में जो कंप्लेंट दिया है ये अफसर अमनीत कुमार ने, यानी आईपीएस अफसर पूरन कुमार की पत्नी ने, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इंग्लिश में है, मैं ट्रांसलेट करके सुना रहा हूँ आपको। सर मैडम, मैं अमनीत पी कुमार, आईएएस 2001 बैच हरियाणा, आईपीएस वो भी 2001 बैच थे पूरन कुमार, दोनों एक ही साल के थे, मतलब इन्होंने ट्रेनिंग भी एक साथ ली होगी। पत्नी स्वर्गीय वाई पूरन कुमार आईपीएस दुखी मन से और मेरे साथ हुए अन्याय की भावना के साथ सिर्फ एक नौकरशाह नहीं बल्कि पति को खोने वाली एक पत्नी और एक मां के तौर पर मेरे परिवार पर टूटे संकट के बीच शिकायत पेश कर रही हूं।
शिकायत यह है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारियानियन के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 108, पहले ये 306 था, यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला के तहत और SC/ST एक्ट की उचित धाराओं के तहत FIR दर्ज करने का निवेदन करती हूं, जिनके जुल्म और उकसावे की हरकत इस हद तक पहुंच गई कि 7 अक्टूबर 2025 को मेरे पति की मौत की वजह बन गई। मैं अपनी ऑफिशियल ट्रिप पर जापान में थी और इसी बीच मुझे इस दुर्भाग्यजनक घटना के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद मैं फौरन भारत लौटी और अब आज 8 अक्टूबर 2025 को यह शिकायत पेश कर रही हूं। अपनी बेदाग निष्ठा और लोक सेवा भरी भावना से भरे मेरे ऑफिसर पति हमारे घर में 7 अक्टूबर 2025 को गोली के जख्म के साथ मुर्दा पाए गए। आधिकारिक तौर पर इस केस को आत्महत्या बताए जाने के बीच एक पत्नी के तौर पर मेरी आत्मा सालों से उन्हें अपमानित किए जाने की वजह से रो रही है। मेरे पति के खिलाफ यह अत्याचार हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत सीनियर अफसरों ने किए। मेरे पति की तकलीफ कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि उनकी ओर से की गई शिकायतों के तौर पर यह पहले भी सामने आ चुकी है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी किया है, जिसमें उन्हें जातिगत आधार पर भेदभाव और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। मेरे पति को यह जानकारी थी और उन्होंने इसके बारे में मुझे भी बताया था कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर हमें झूठे और बनावटी मुकदमे में फर्जी सबूतों के बिना पर फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। ये उसी 6 अक्टूबर की FIR का जिक्र है यहाँ पर। इसी कड़ी में उनकी मौत से ठीक एक दिन पहले डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर के निर्देशन में रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में 6 अक्टूबर 2025 को एक झूठी FIR दर्ज की गई। ये FIR मेरे पति के स्टाफ मेंबर सुशील के खिलाफ सुनियोजित तरीके से दर्ज की गई, ताकि मेरे पति को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा सके, जिसने उन्हें आखिरी पीड़ा से भर दिया। मेरे पति ने इस सिलसिले में डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर से बात भी की, लेकिन तब डीजीपी चुप हो गए। इसके बाद मेरे पति ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजनारिया को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर फ़ोन ही नहीं उठाया। इस पूरी परिस्थिति को देखकर यह साफ है कि रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। उनके 8 पन्ने के सुसाइड नोट उन अफसरों के नाम पर सच्चाई पर दर्ज हैं, जो उन्हें लगातार इस तरह से सता रहे थे कि टूटे मनोबल की वजह से उन्होंने यह फैसला कर लिया। मेरे लिए एक पत्नी और बच्चों की मां होने के तौर पर हमें जो नुकसान हुआ, उसे मेरे लिए शब्दों में बयान करना मुश्किल है, और उनका अपराध सिर्फ इतना है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन एक ऐसे अफसर जिन्होंने हमेशा कानून के लिए अपनी निष्ठा दिखाई, अब मुझे उन्हीं संस्थानों पर अपना भरोसा रखना होगा, जिन संस्थानों को मैंने और मेरे पति ने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल दे दिए। 4 पन्नों की ये शिकायत है जो पूरन कुमार की IAS अफसर पत्नी ने थाने में दी है कि इस पर FIR दर्ज कीजिए। इसमें आगे जो कुछ लिखा है उसमें यही है कि किस तरीके से उनके पति को परेशान किया गया, कैसे एक एक अफसरों ने वक्त वक्त पर उन्हें तंग किया। अब यहां सवाल यह है कि पत्नी ने कंप्लेंट दी है, वो कंप्लेनेंट है, लेकिन उसी स्टेट की एक IAS अफसर हैं, जिम्मेदार अफसर भी हैं। लेकिन कानून कुछ और कहता है। उन्होंने कहा है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी खास तौर पर, क्योंकि 6 अक्टूबर को इन्होंने FIR दर्ज की और 7 अक्टूबर को उन्होंने अपनी जान दी है, डायरेक्ट कनेक्शन है। इन दोनों को बिना देरी किए हुए गिरफ्तार करना चाहिए, आगे लिखा है उन्होंने, क्योंकि अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये सबूतों को बर्बाद कर सकते हैं। अब बाकी उसी में 15 नाम मैंने आपको सुना है। टॉप सारे IPS और IAS अफसर हैं, कुछ रिटायर है। अब अगर पत्नी IAS अफसर अमनीत कुमार की इस कंप्लेंट पर FIR दर्ज हो जाए, जो होनी चाहिए, तो फिर सिनेरियो क्या होगा? यह देश का सबसे अजीब केस होगा। अजीब इस मायने में कि एक IPS अफसर की मौत होती है और
उनकी आईएएस अफसर पत्नी पुलिस में कंप्लेंट करती है और उस कंप्लेंट में उस स्टेट के सबसे टॉप बॉस पुलिस के डीजीपी का नाम आता है। अब ये नॉन अवेलेबल है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की जो धारा उन्होंने कंप्लेंट में दी है, अगर एफआईआर में दर्ज हो गई तो गिरफ्तारी तो बनती है। आपको याद होगा यही सेक्शन था खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला जो 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पटना में सुशांत सिंह के पिता ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें लिखाया गया था। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त की गिरफ्तारी हुई थी। अब यहां अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या डीजीपी और सिर्फ एसपी रोहतक, या फिर फाइनल नोट में जो खुद आईपीएस अफसर लिख कर गए हैं पूरन कुमार 15 नाम, क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी? अब ये अपने आप में अलग केस हो गया, क्योंकि एक साथ टॉप ब्यूरोक्रेसी के लोग भूचाल आ जाएगा। लेकिन हाँ, चूंकि ये मामला अब थोड़ा सा जातिवाद वाला भी रंग ले रहा है और अभी से शुरू हो गया आज से ही, तो इसमें अब हरियाणा सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जो खबर आ रही है हमारे पास वो ये है कि आईएएस अफसर जो हैं, उनकी वाइफ लेट पूरन कुमार की, उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की और कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने भरोसा दिया। अब एक तरफ उन्होंने भरोसा दे दिया, दूसरी तरफ उन्होंने ये एफआईआर भी लिखवाने के लिए थाने में अर्जी दे दी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो खबर है वो ये है कि जो शत्रुजीत सिंह हैं डीजीपी हरियाणा, उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया और जो रोहतक के एसपी हैं उन्हें भी छुट्टी पर भेज दिया गया। अभी तक ये खबर है, अब पुख्ता है, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं, जो हमारे वहाँ पर रिपोर्टर हैं कमलजीत सिंह संधू, उनका कहना है कि इस मामले में पेपर तैयार हो गए हैं और चूंकि ये मामला अब हाई प्रोफाइल हो गया है ब्यूरोक्रेसी में, ऊपर से ये एंगल, तो अब अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो इसका मैसेज बड़ा गलत जाएगा। और फिर आपको पता है अपने देश की एक बड़ी अजीब चीज़ कि क्राइम में पॉलिटिक्स और धर्म, इसको भी बहुत जल्दी घुसा दिया जाता है, और ज़ात पात तो खैर है ही है, कास्टिज़म। बिहार में चुनाव होना है, तारीख आ चुकी है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को इलेक्शन है, 2 राउंड में पोलिंग होनी है, 14 को रिजल्ट आना है। अब अगर ये कास्टिज़म वाली चीज़ वहाँ तक पहुँच गई, जिसकी पूरी उम्मीद है क्योंकि आज से शुरुआत हो चुकी है, आज ऐसे बहुत सारे दल जो हैं सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, तो फिर ये मुद्दा और भी बढ़ जाएगा। क्राइम के अलावा ये पॉलिटिक्स जो है सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। तो शायद इसी वजह से और बिहार चुनाव को देखते हुए और ये जो प्रेशर है उसको देखते हुए डीजीपी को फ़िलहाल कहा जा रहा है कि छुट्टी पर भेजा जा रहा है और रोहतक एसपी को भी छुट्टी पर भेजा जा रहा है, क्योंकि इन दोनों का ख़ास तौर पर अपनी कंप्लेंट में नाम लेकर पूरन कुमार की वाइफ ने कहा कि इन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। बट इससे भी एक बड़ा सवाल जो आंखें खोलने वाला है कि ठीक है, दबाव में आप इन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए, 15 और नाम है जो मैंने आपको सुना है, आईएएस आईपीएस सारे टॉप बॉस, चीफ सेक्रेटरी से लेकर एडीजी, सबसे लोएस्ट जो रैंक का है इस नाम में वो यही एसपी रोहतक है, वरना तो सब इनसे बड़े हैं। तो अब अगर इतने बड़े 15 तादाद में आईएएस और आईपीएस की गिरफ्तारी होती है तो देश में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस गिरफ्तारी से होगा क्या? अगर सेक्शन लग भी गया अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, खुदकुशी के लिए उकसाना, तो होगा क्या? क्या इन्हें सज़ा होगी, डीजीपी समेत, चीफ सेक्रेटरी या किसी और को? अगर आपको ज़रा सी भी गलतफहमी है तो बस मैं एक लाइन में दूर कर दूँ कि 1947 से लेकर आज 2025, मतलब आज़ादी से लेकर आज तक हमारे देश में खुदकुशी के लिए उकसाने यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के मामले में एक को भी इस देश की किसी अदालत से सज़ा नहीं मिली है। सब बरी हुए, सज़ा ही नहीं मिली। और उसकी वजह है इसको लेकर हमारा जो कानून और हाल का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ये कहता है कि एक मरने वाला शख्स अगर उसका डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश नहीं होता है तो आप उसको उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और पहले भी मैंने बताया, अब डायरेक्ट लिंक का मतलब ये है कि जब वो मर रहा है और वो जिसका वो नाम ले रहा है वो भी वहीं पर मौजूद है, जिस रस्सी से वो फंदा कस रहा है वो रस्सी उसने खरीद कर दिया हो, जहर पीकर मरा है तो वो जहर वही लेकर आया हो,
चाकू, पिस्टल, बॉम्ब, ये सबसे है तो भी अगर सामने वाले का ये हो जाए कि भाई उसी ने दिया है, डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश हुआ तब तो ठीक है। लेकिन ये नहीं कि तंग कर रहा था 1 हफ्ता पहले और उसने 1 हफ्ते बाद वो मर गया तो अब 1 हफ्ते बाद आप उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ये रूलिंग है सुप्रीम, और इसी रूलिंग को नज़ीर बना रखा है अलग अलग जगहों पर। तो फिर इस इतिहास को देखते हुए आज़ादी से लेके अब तक कि इस मामले में तो कभी किसी को सज़ा दी नहीं किसी अदालत ने, तो इसका क्या होगा? दूसरा, इस नोट में 15 लोगों के नाम, सारे टॉप गन, ब्यूरोक्रेसी के धुरंधर, पुलिस अफसर धुरंधर, टॉप पोस्ट। एक साथ इतने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार करने की हरियाणा सरकार हिम्मत दिखा पाएगी? क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ब्यूरोक्रेसी में ही बगावत हो जाएगी, पुलिस डिपार्टमेंट में भी फिर आवाज़ें उठने लगेगी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक अजीब केस है जिसने एक मौत के बाद तमाम सवाल खड़े कर दिए। लेकिन हाँ, अगर वाकई पूरन कुमार को इस तरीके से तंग किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, उनकी जाति पर को लेकर उन्हें शर्मिंदा किया जा रहा था, तो ऐसे कल्प्रिट लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि केस इसलिए शक पैदा करता है क्योंकि टाइमिंग इसकी जो है वो बड़ी अजीब है। 29 सितंबर को ट्रांसफ़र होता है पूरन कुमार का, 6 अक्टूबर को FIR दर्ज, 6 अक्टूबर के उनके स्टाफ सुशील की गिरफ्तारी, 7 अक्टूबर की पूरन कुमार की मौत, और 7 अक्टूबर को ही उसी शराब कारोबारी का वीडियो सामने आना कि साहब मुझसे पैसे मांगे थे सुशील कुमार ने और IG ऑफिस से कहा था कि वो पैसे मांगे गए। तो शराब कारोबारी का भी वीडियो सामने लाकर अब मीडिया को भेजना, ये सारी चीज़ें, सारी कड़ियाँ ये शक पैदा करती हैं कि वाकई जो फाइनल नोट में लिखा है वो सच है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही थी और बदनामी के डर से और गलत जेल जाने के खौफ से उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि अब पता नहीं आप में से कितने लोग मानते हैं कितने नहीं, पर मैं बहुत इस चीज़ को मानता हूँ, कई बार देखा भी है मैंने। एक कहते हैं हमारे यहाँ शुरू से कि मरने वाला शख्स कभी झूठ नहीं बोलता, आप लोगों ने भी लाइन सुनी होगी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक शख्स जब मर रहा है तो फिर उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया के किसी कानून से डर नहीं, किसी बदनामी शर्मिंदगी से डर नहीं, तो इसलिए फिर उसे डर सिर्फ ऊपर वाले का होता है, इसलिए कहते हैं कि शायद वो सच बोल जाता है। अगर इस फ़लसफ़े को यहाँ पर रखूँ और इस 8 पन्ने के फाइनल नोट को IPS अफसर वाई पूरन कुमार की पढ़ूँ तो फिर इस फ़लसफ़े के हिसाब से आखिरी वक्त में उन्होंने झूठ नहीं बोला होगा, सब सच होगा, क्योंकि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता है। तो अगर सच है तो फिर इन 15 नामों की जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और इनके खिलाफ उसी तयशुदा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कोई आम शख्स होता है तो आप फ़ौरन कर लेते हैं, अगर कोई नोट लिख के चला जाता है फ़ौरन उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं, बाद में बेशक बेल आउट हो जाए, लेकिन आप उसे मोहलत नहीं देते, मौका नहीं देते। लेकिन यहाँ सारे कानून के धुरंधर हैं, जो कानून बनाते हैं वो IAS अफसर, जो कानून को लागू कराते हैं वो IPS अफसर, और वो भी सारे कोई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SHO लेवल का नहीं। मैंने कहा ना, सबसे जो निचला रैंक है इसमें वो SP है, और SP एक बड़ा पोस्ट होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बाकी तो सब फिर ADG और DGP और होम सेक्रेटरी और यही सब है। तो फिर क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत होगी? पता नहीं, लेकिन ये मामला अभी आगे जाएगा। और मेरी बस यही है कि पॉलिटिक्स, कास्टिज्म, इन सब से दूर मौत की सच्चाई क्या है और वो वजह कितना सच है, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये सच्चाई ज़रूर सामने आनी चाहिए, और जो भी गुनहगार हैं उन्हें उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रोहन का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे रोहन। और ये भेजा है राजू साहब ने, राजू के बेटे हैं रोहन। इसके अलावा सौम्या भंसाली, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सौम्या। और ये दीपेश जी के बेटे हैं। इसके अलावा दिवेश मकवाना, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिवेश। और ये जीवन मकवाना साहब के बेटे हैं दिवेश। अमन कुमार का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमन। और ये भेजा रेखा कुमार ने है, रेखा जी के हस्बैंड है अमन। दिलशाद चौधरी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिलशाद साहब। और ये भेजा है असलम चौधरी ने, असलम के भाई हैं दिलशाद।
संगीता पंत, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संगीता जी। और ये भेजा है अंकुश पंत ने, अंकुश की सिस्टर हैं संगीता। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतने ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।